आज अपन एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि दो चैप्टर दे रखे हैं आपके ट्वेल्थ में। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट में। और आप जब एकेडमिक में देखोगे तो बड़ा पोर्शन रहता है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का। इस यूनिट में दो चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड जो है रिलेटेड टू एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले अपने जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो व्हेन यू विल सी द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, so there are two subterms. So first is bio and second is technology. See, according to these two parts, we can understand what is the meaning of biotechnology. Bio means biological agent, maybe any organism, cell, microbes, enzymes, and technology. We can use these type of organism or living agents, and then we can form useful products and any services. So here is first a very simple type of definition. Biotechnology is the technique, okay, of using live organisms or their enzymes for products and processes useful to human beings. So we can form some useful products and processes with the help of बायोलॉजिकल एजेंट्स। बहुत सिंपल है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू टेक्नोलॉजी यूज करके वी कैन फॉर्म सम प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो वेरी इजी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट जो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है, जो ईएफ ने डिफाइन किया है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन बायोटेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही क्लियर और बहुत ही वी कैन से अ ब्रॉड टर्म दे गया है कि द इंटीग्रेशन हियर इज द इंटीग्रेशन द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। यहाँ पे आप नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी सेल हो सकती है, माइक्रोब और एंजाइम और एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर व्हाट, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसके ऊपर, बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर, एंड देन वी कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मीनिंग दोनों का सेम है, बट हियर इज द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms, or we can say biological agents for products and services. So we can integrate both the things, natural science and biological agents. तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इसके कोर पार्ट क्या है, कोर टेक्निक्स कौन सी है। सबसे पहले मोटा मोटी देख लेते हैं कि ये किस किस फील्ड में अपने को देखना होगा कि बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस। काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन। तो कर्ड का फॉर्मेशन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, वाइन का फॉर्मेशन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, जिसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स जो सबस्ट्रेट है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज हो रहा है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन प्रोडक्ट्स। सो दैट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन अ टाइप ऑफ माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। तो एक एप्लीकेशन बहुत ही ओल्डर वन, ये एप्लीकेशन अपन कह सकते हैं। वन सेकेंड टाइप जो है, जो रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा, जिसके अंदर इन विट्रो, इन लेबोरेटरी, इन विट्रो का मीनिंग होता है इन लेबोरेटरी। सो इन ग्लासवेयर और इन टेस्ट ट्यूब जो है फर्टिलाइजेशन किया जाता है एंड देन दैट विल ट्रांसफर टू मदर बॉडी और वॉर्म। सो दैट विल जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का होगा एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। सो
दैट ऑल्सो द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन, कैसे जीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली। एंड सेकंड इज व्हाट इज द यूज ऑफ जीन, विद द हेल्प ऑफ जीन we can find any phenotype character or we can form very useful products also. For example, insulin, जो इंसुलिन जो बना है जिसको हीमोलिन भी बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीन, और उस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया बैक्टीरियल सेल, एंड बैक्टीरिया आल्सो कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ इंसुलिन। सो ह्यूमन के जीन का यूज किया गया, दैट्स व्हाई वी कैन से ह्यूमोलिन। नेक्स्ट है जो द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन एंड करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। तो अपन कुछ डिफेक्टिव जीन हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं इन जाइगोटिक स्टेज। सो ये कुछ एप्लीकेशन से बायोटेक की। अब अपन चलते हैं उस टेक्निक्स के बारे में जानने की कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी दो कोर टेक्निक्स आती हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो हियर इज मेंशन टू कोर टेक्निक्स। टू कोर टेक्निक्स जो है यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे टू कोर टेक्निक्स दे रखी है जिसको हम देखेंगे। हियर इज two core techniques. That's first is genetic engineering. फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि जेनेटिक इंडिकेट जीन और इंजीनियरिंग मीन्स मैनिपुलेशन, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इज केमिकली अल्टर्ड। आप उसको केमिकली अल्टर्ड कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालोगे तो उसको जो फिजिकल अपीयरेंस या फिनोटाइप जो कैरेक्टर है उसमें आप चेंज ला सकते हो। तो फर्स्ट अगर आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ जब डीएनए बनाते हो तो दैट इज द अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का है कि जब लार्ज स्केल पे आपको प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, देन दैट टाइम वी विल यूज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, आपको ऐसा माहौल, ऐसा स्टेराइल नॉन मीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ पर्टिकुलर वेसल, ओके, माइक्रोब्स फ्री वेसल्स को फॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन केमिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है जो फॉर्म कर सकता है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो उसको लार्ज स्केल पे आपको ग्रो करना पड़ेगा। और वो किस में कर सकते हैं? अपन फर्मेंटर में कर सकते हैं या बायोरिएक्टर में कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चर। अब उसमें बाय प्रोडक्ट किस टाइप के हो सकते हैं? एंटीबॉडी बायोटिक हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये दो टेक्निक्स जो है, फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन पर्पज ये रहता है कि आपका जो डिजायर्ड माइक्रोब है उसको कैसे फॉर्म करना है। सपोज एक वेरी सिंपल टाइप ऑफ ई कोलाई माइक्रोब है और उसके अंदर कोई भी ऐसा जीन नहीं है जो यूजफुल प्रोडक्ट आपको दे सकता है, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन इनसाइड द ई कोलाई। देन उसके अंदर ई कोलाई के अंदर क्या होगा? उस जीन का एक्सप्रेशन होगा, उस जीन का क्लोनिंग होगा। So multiple cells will form or multiple cells will express their gene and then formation of our desired product। तो इस तरीके से डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, लेकिन उस सेल का मल्टीप्लिकेशन आपको करना रहेगा, उस सेल का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना रहेगा। सो दैट प्रोसेस वी कैन से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, वी कैन फॉर्म आवर डिजायर्ड स्ट्रेन, और सेकंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, वी कैन फॉर्म our desired microbe for our desired product in a large scale। सो ये दो टेक्निक जो है वो कोर टेक्निक अपन कह सकते हैं जिसके थ्रू ये पूरा बायोटेक जो है अपन समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्री स्टेजेस हैं, थ्री कॉमन स्टेप्स है। तो उन स्टेप्स को फर्स्ट अपन देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है। तो बेसिक स्टेप्स है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या स्टेप्स है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आपको फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई that a particular DNA or fragment of DNA that have
जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे बोला है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। पहले क्या होता था कि अपन हाइब्रिडाइज करवा लेते हैं। जैसे सपोज करो ये एक वन क्रॉप है और ये सेकंड क्रॉप है। विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वी कैन फॉर्म न्यू वन वेराइटी, और उस वेराइटी में काफी सारे, ये सपोज करो कि ये एक हाइब्रिड वेराइटी है आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट वेराइटी, so that have both type of characters. Some characters are desired, कुछ कैरेक्टर आपको जो रिक्वायर्ड है वो आएंगे, सम कैरेक्टर आर नॉन रिक्वायर्ड। तो दोनों तरह के आपको जो कैरेक्टर वो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ यू वांट particular type of character, only desirable character if you want, then you have to select and you have to use RDNA technology. So leads to inclusion and multiplication of undesirable gene along with desired gene. So both type of gene you can get in next variety. In genetic engineering only, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बेटर है जेनेटिक इंजीनियरिंग? ओनली डिजायरेबल जीन आर इंट्रोड्यूस्ड। Okay, second step is introduction of identified DNA into host. अब आपने एक डीएनए को तो सेलेक्ट कर दिया कि सपोज दैट डीएनए हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उस डीएनए को आप होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, एंड देन हाउ टू मेंटेन। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, दैट इज आरडीएनए टेक्निक, जिसके अंदर आपको वेक्टर चाहिएगा, एंड वेक्टर के साथ में सम एंजाइम्स आल्सो रिक्वायर्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स ओनली वी कैन ट्रांसफर दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट containing DNA fragment into host cell, and that process we can say transformation. So introduction of identified DNA into host, a vector DNA, a vector DNA such as plasmid. Plasmid क्या है? Vector DNA, extra chromosomal DNA, is used to deliver an alien piece of DNA. अगर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट है तो उसको आप किसी होस्ट में डालोगे तो वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो उसको कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर वी कैन ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। Third steps, maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. अब उसको कैसे ये प्रोजेनी में ट्रांसफर हो, उसके लिए आपको कुछ मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको उसके लिए आपको वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके कारण वेक्टर प्रॉपर होना चाहिए, और जिसके थ्रू वो विद द वेक्टर दैट पार्ट आल्सो कैन रेप्लिकेट एंड देन मल्टीप्लाई। तो ये 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, introduction of the identified DNA into the host, and third is maintenance of introduced DNA in the host and transfer of DNA to its progeny. नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग ए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सपोज करो अपन ने ये आपका अपन एक कलर में डिफरेंट ले लेते हैं। सपोज करो कि ये जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए फ्रेगमेंट है, एंड सेकेंड इज एक आपने ले लिया, ये आपका वेक्टर है। सो बोथ आर डिफरेंट डीएनए। ओके, नाउ इसको कट कर देंगे, इसको भी कट किया, and then the formation of combination of these two fragment. So here is the formation of RDNA. Here is DNA, circular DNA, and here is DNA fragment. So through different resources we can get a rDNA, so that have the combination of two different DNA. Again we will see the process of joining and inserting a foreign piece, ये suppose करो foreign piece है of DNA into host organism to produce new genetic combination. ये क्या हो गया? New genetic combination. So that will can rDNA, and that rDNA if you will introduce, अगर इसको आप किसी सेल में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको बोलेंगे rDNA टेक्निक्स। तो उसको बोलेंगे rDNA टेक्निक्स। rDNA टेक्निक्स के थ्रू
आपका जो डिजायर्ड जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट में, और उस आरडीएनए को ट्रांसफर करना इनटू होस्ट सेल, दैट प्रोसेस नेम इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so first recombinant DNA was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That is very important. They isolated an antibiotic resistant gene. इन्होंने सबसे पहले जो जीन को आइडेंटिफाई किया था, that is antibiotic resistant gene. Okay, for a plasmid, and the name of organism Salmonella typhimurium. It was linked with the plasmid vector and transferred into E. coli as a result of gene was expressed and multiplied into E. coli. तो आरडीएनए का सबसे पहले इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया, एंड देन that linked with plasmid and then transfer into host body, that is E. coli, and then expressed and then multiplied. तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ डीएनए, अपन कह सकते हैं इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट। नाउ जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आप इन डिटेल जाओगे, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, उस टेक्निक को समझने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाई वी कैन से रेस्ट्रिक्शन, सो दैट आल्सो वी विल सी कि इसको रेस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं, इस थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट, द एंजाइम दैट कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रेगमेंट। जैसे मैंने कहा ये एक डीएनए है, तो ये हर कहीं से नहीं कट करेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर साइट होगा, उस पर्टिकुलर साइट से ही कट करेगा। इसीलिए ये जो एंजाइम होता है दैट इज हाईली स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होता है, that will read the complete sequence and according to recognition sequence that will digest but that will cut. They belong to a class of enzyme called nucleases. इसका क्लास कौन सा है? nucleases. और nucleases में भी कौन सा है? endonucleases. Because ये जो कट करेगा वो विद इन द डीएनए करेगा, टर्मिनल पार्ट से करता है, देन एक्सोन्यूक्लियस। अब देखो इसका नेम रेस्ट्रिक्शन कैसे पड़ा। तो 1963, टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। अगर ई कोलाई की बात करें, अगर ई कोलाई की बात करें, तो जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का अगर वो अपना डीएनए अगर ट्रांसफर करता है इन द होस्ट, इन द ई कोलाई, तो दो एंजाइम जो है इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। फर्स्ट जो है इसको कट कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, और ये जो इसके अंदर का जो डीएनए होगा ई कोलाई का, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ग्रुप, जिसको बोलते हैं मिथाइलेशन। और मिथाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम रहता है दैट इज methylase enzyme. So methylase enzyme and restriction endonuclease, both the enzymes are responsible for the restriction growth of the bacteriophage. तो यहाँ पे लिखा है two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. Okay, one enzyme एडेड मिथाइल ग्रुप, किसने किया? मिथाइलेशन होना, मतलब मिथाइल ग्रुप का अटैच होना विद डीएनए, विद होस्ट डीएनए, जिस कौन करता है? मिथाइलेज करता है। एंड सेकंड, अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसको अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं, दैट विल कट द डीएनए। एंड डीएनए किसका होगा? डीएनए होगा बैक्टीरियोफेज का, जो फॉरेन डीएनए होगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा। More than 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains of bacteria. काफी सारे restriction enzymes अभी isolate कर दिए गए हैं, more than 900। अब restriction enzyme का अगर nomenclature देखें, कैसे इसका नेमिंग किया जाता है, तो इसका नेमिंग का फर्स्ट लेटर जो है वो इंडिकेट करता है जीनस को। फर्स्ट लेटर जो इंडिकेट करता है वो जीनस को करता है। सेकंड टू जैसे ई को, ई जो कर रहा है वो जीनस को कर रहा है स्टीरिया, ओ
वो करता है कोलाई को। तो 2 लेटर्स इंडिकेट स्पीशीज। कोलाई क्या है? स्पीशीज है। ओके, देन इको आर। आर किसको इंडिकेट करता है? आर इंडिकेट करता है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रेन। एंड आर वन में लिख लो तो दैट इंडिकेट दैट आइसोलेट फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स कौन से नंबर का ये एंजाइम है जो आइसोलेट किया गया। सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंजाइम विच वर आइसोलेटेड। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस होते हैं तो न्यूक्लियेजेस नॉट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बोथ आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए। ओके, एंड सेकंड इज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? वो एक वेरी स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट पे इसको डाइजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हिंड, सेकंड इको आर1, एंड दैट ओनली एप्लीकेबल फॉर आरडीएनए। जो एंडोन्यूक्लियस है वो ही अपने यूज करेंगे फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक, वेरी इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंस होती है। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है 5 डैश की तरफ क्या है? GAATTC। अब 5-2 3 डैश, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? CTTAAG। यहाँ आ जाएगा 5 डैश, यहाँ आ जाएगा 3 डैश। अब देखिए 5 to 3 GAATTC और 5-2 3 डैश आप देखोगे GAATTC। तो इसको ये दोनों साइड से अगर 5 डैश से देखोगे तो दोनों स्ट्रैंड का सेम सीक्वेंस है। देखो GAATTC, GAATTC। 3 डैश से देखोगे CTTAAG, CTTAAG। ओके, सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस वी कैन से पैलिंड्रोमिक, जिसको दोनों तरफ से देखेंगे तो सेम टाइप ऑफ रीड कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप की सीक्वेंस जो रहती है वो रिकग्निशन सीक्वेंस रहती है। इसका मीनिंग है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हैव वेरी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस। और रिकग्निशन सीक्वेंस का एक कैरेक्टर होता है कि उसके अंदर 4 to 8 बेस पेयर्स होते हैं, एंड देन दीज ऑल बेस पेयर्स आर पैलिंड्रोमिक। ओके, दीज ऑल आर पैलिंड्रोमिक। और इसको लर्न करने का सबसे इजी आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको सिर्फ जैसे सपोज करो कि ये है इको आर1 के लिए, तो आपको GAA याद रखना है। तो आपको पूरी सीक्वेंस याद हो जाएगी। GAA याद कर दिया आपने। ए का वापस कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, और इसका होता है सी। तो कंप्लीट स्टैंड बन गया मन। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री वापस नीचे लिख लो, CTEAAG। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस बन गया। तो फाइंड करना बहुत इजी है, आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्निक के बारे में दे रखा है कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे आप इसको इंसर्ट करते हो फॉरेन जीन को, तो आपको फर्स्ट डाइजेस्ट करना होता है वेक्टर डीएनए को। फर्स्ट आपको डाइजेस्ट करना होता है वेक्टर डीएनए को, एंड सेकंड जो फॉरेन डीएनए को, दोनों को डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इको आर1। दोनों को डाइजेस्ट करने के बाद में both have sticky end, so both sticky end will combined and then the formation of recombinant DNA. Okay, so here is a restriction enzyme. Here is restriction enzyme cut the strand a little away from the center. आप देख सकते हैं कि थोड़ा सेंटर पार्ट में ऐसे कट नहीं होता, ये क्या होता है? एक साइड से होता है। ये देखिए, ओके, स्टिकी एंड जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड of the palindromic site, but between the same two bases on the opposite stand। दोनों का सेम स्टैंड रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TTAA है तो यहाँ पे भी TTAA है। that type of sequence we can see these leaves, this leaves single stranded overhanging stretches at the end। आप देखिए जब कट करता है तो ये ओवरहैंगिंग वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। मैं वापस कलर चेंज, ये ओवरहैंगिंग वाला पार्ट है, इधर भी ओवरहैंगिंग वाला पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं स्टिकी एंड। इसको बोलेंगे अपन स्टिकी एंड। स्टिकी एंड के फॉर्म में
ये चेंज कर देगा। दे कॉल्ड स्टिकी एंड, इसको क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड। दे फॉर्म H बॉन्ड with their complementary cut counterpart. This stickiness facilitate action of enzyme DNA polymerase। तो sticky end को वापस जोड़ने के लिए, वापस जोड़ने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज आएगा that is ligase enzyme, DNA ligase enzyme। Okay, so when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have same kind of sticky end, these join together and DNA ligase। So very important part, ये आपको समझना होगा कि जब भी आप देखोगे कि ये वाला पार्ट डीएनए का और ये वाला पार्ट दोनों को कट आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करना पड़ेगा, तभी इनका स्टिकी एंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप बन पाएगा और जिसके कारण वो दोनों आपस में वापस कंबाइन कर पाएंगे। सो हियर इज ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वापस अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए है और वेक्टर है, दोनों को सेम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट बना, यहाँ पे कट फॉर्म हो गया एंड देन यहाँ पे जो है जो फॉरेन डीएनए है इसको इंसर्ट किया गया किसके थ्रू? लाइगेज के थ्रू। लाइगेज के थ्रू इंसर्ट होने के बाद में इसको अगेन फॉर्म किया गया, इसको ट्रांसफर किया गया इन द होस्ट सेल। that process we can say transformation, and inside the cell that have cloning and expression, both the things। so cloning के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होगा लार्ज स्केल पे, सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड आफ्टर द एक्सप्रेशन we can find our desired product। so that all about restriction endonuclease, that is all about restriction endonuclease। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर की, नेक्स्ट बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर जो है वो वेक्टर का मीनिंग है टाइप ऑफ व्हीकल जिसके थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट अपन डिफरेंट होस्ट सेल से मतलब एक ऑर्गेनिज्म से अपन डिफरेंट होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर अपने को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। तो इट इज अ डीएनए। तो क्लोनिंग वेक्टर को समझने के लिए पहले समझेंगे कि ये एक टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल है दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए, और फॉरेन डीएनए जो रहता है उसी के अंदर अपना रहेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी के अंदर अपना रहेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जो जीन आप इंसर्ट करना चाह रहे हो दैट आल्सो कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और सेगमेंट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, अगर ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, मल्टीपल कॉपी बनाता है, उसी प्रोसेस को बोलेंगे क्लोनिंग। एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं वेक्टर के, जैसे आप पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ऑल्सो एक्ट एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफेज, M13 लैम्डा फेज, ये कुछ एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज के जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं। प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, और प्लाज्मिड मोस्टली अपन ओनली बैक्टीरिया में देख सकते हैं। एंड सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1-2 कॉपी पर सेल, और कुछ एक ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो काफी सारे 15 to 100 और 100 से भी ज्यादा कॉपीज बना सकते हैं इन सिंगल सेल। तो जो क्लोनिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि विच वन वेराइटी ऑफ होस्ट सेल एंड वेक्टर। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस वेक्टर की अगर बात करें तो पर सेल उनका नंबर ज़्यादा हाई होता है। इनमें इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है। ये इनको जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये जो है डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकते हैं यानी बैक्टीरियल सेल को। व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन होस्ट, ये आप देख लीजिए, जब क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट, द लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए, लिंक्ड जो सेगमेंट होगा डीएनए का जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर। कहने का मीनिंग ये है कि आप जैसे एक मैं यहाँ पे ये वेक्टर बनाया, ओके, और इस वेक्टर में ये सपोज करो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जितनी इसकी कॉपी बनेगी, सपोज करो ये 2 से ये वापस अगेन 2 फॉर्म हुआ, 2 से वापस ये फॉर्म हुआ, ईच एंड एवरी सेल सब में रेप्लिकेशन होगा।
तो सारे जितने भी वेक्टर होंगे सब में दैट डीएनए फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। अब फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर, कौन कौन से फीचर्स चाहिए जिसके कारण वो उसका क्लोनिंग हो सकता है, उसका रेप्लिकेशन हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन के रेप्लिकेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है इन वेक्टर। सो दिस इज द सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। जब आप वेक्टर को देखोगे, जैसे आप वेक्टर को देखोगे तो वन साइट इज, सपोज करो ये साइट है और इसका नाम है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब भी रेप्लिकेशन होगा वो इसी साइट से स्टार्ट होगा। तो इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं रेप्लिकेशन की। और उसका एक और फंक्शन होता है, ये जो है ये डिसाइड करता है कि कितना कॉपी नंबर बनेगा। जो कॉपी नंबर जो है, कॉपी नंबर भी कौन डिसाइड करता है, वो आ रहा है कि इस वेक्टर के कितने कॉपी नंबर फॉर्म होंगे। तो टू फंक्शंस हो गए, एक तो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड इट कंट्रोल द नंबर ऑफ copy. So here is a piece of DNA linked to ORI can replicate within the होस्ट सेल। तो इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर जो कॉपी फॉर्म होगा या रेप्लिकेशन होगा वो ड्यू टू ORI होगा, इसी के थ्रू रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा। एंड सेकेंड, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, कितना इसकी कॉपी बनेगी वो भी कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ORI। ओके, तो वेक्टर देख रहे हैं, वेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइट है दैट ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसके टू मेन फंक्शन है, फर्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेकंड इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए और वी कैन से rDNA। नेक्स्ट है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मैंने एक वीडियो और डाल रखा है जिसमें सिर्फ मैंने रेप्लिका प्लेटिंग मेथड और उसके साथ में ब्लू वाइट सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर, पहले आपको ये समझना रहेगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है। जब आप देखोगे कि वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सेलेक्टेबल मार्कर बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये क्या सेलेक्टेबल मार्कर है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये भी क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। तो इन सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत कहाँ पड़ी, तो सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। काफी सारी सेल्स होगी, जैसे सपोज करो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में काफी सारी सेल्स हैं, आपको सेलेक्ट करना ओनली ट्रांसफॉर्मेंट सेल, देन यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म जो सेल है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन जो ट्रांसफॉर्मेंट का होगा, ट्रांसफॉर्मेंट अगेन हैव टू वैरायटी, वन इज रिकॉम्बिनेंट, वन इज रिकॉम्बिनेंट, वन इज रिकॉम्बिनेंट एंड सेकंड इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। इन सारी टाइप की सेल्स को आपको समझना रहेगा कि फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेंट है इसका मीनिंग है कि इसके अंदर वेक्टर है, वेक्टर जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गया। इफ सपोज सेल के अंदर वेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ तो इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। अब वेक्टर में अगर rDNA उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, अगर उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट। अपना जो सिलेक्शन रहेगा वो किस टाइप की सेल्स का रहेगा, recombinant type of cells. So if a piece of DNA is introduced into host bacterium, it is called transformation. जैसे ही आप किसी, सपोज करो ये वेक्टर है, वेक्टर को आप बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ट्रांसफर करोगे विद विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इट मीन्स वेक्टर जो है वो एब्सेंट है, इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर इक्वली इंक्लूड द जीन्स इन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कुछ ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस
शो करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप पर्टिकुलर मीडियम लोगे और उस मीडियम में आपने एक एंटीबायोटिक डाल दिया, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, ओके, आपने एम्पिसिलिन इसके मीडियम में डाल दिया, तो वो ही सेल यहाँ पे ग्रो कर पाएगी जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन टॉलरेंस क्रिएट करता है, टॉलरेंस देता है, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सो हियर इज सेलेक्टेबल मार्कर इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर अपन देख सकते हैं कि gene encoding resistance to antibiotic like ampicillin resistant genes, chloramphenicol, tetracycline resistant gene, kanamycin resistant gene. Normal E. coli cells have no resistance against these antibiotic. कोई resistance नहीं होता, लेकिन जब अपन प्लाज्मिड से वेक्टर बनाते हैं, प्लाज्मिड से वेक्टर का फॉर्मेशन होता है, तो काफ़ी सारे मैनिपुलेशन किए जाते हैं जिसके थ्रू इसमें सेलेक्टेबल मार्कर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट। सो क्लोनिंग साइट क्या होता है? जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट होगा। सो दीज आर दीज आर रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सपोज करो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इको आर वन की रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये जैसे सपोज करो ये रिकॉग्निशन साइट है, तो ये ही क्या होगी? क्लोनिंग साइट होगी। यहाँ पे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड देन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो टू लिंक द एलियन डीएनए, यानी फॉरेन डीएनए दैट हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, द वेक्टर नीड ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। अब आप देखेंगे कि क्यों फ्यू और सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए। सपोज करो ये एक वेक्टर है, सपोज करो कोई प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर, यहाँ पे मैंने कहा इको आर वन का एक रेस्ट्रिक्शन साइट है और रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे एक और इको आर वन का अगर रिकॉग्निशन साइट हो गया, देन दैट विल डाइजेस्ट फ्रॉम टू पार्ट। तो ये क्या होंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसे फ्रेगमेंट के फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया तो वेरी टफ टू अलाइन और लिंक अ फॉरेन डीएनए। तो इसके लिए क्या है, हमेशा जो रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कितना होना चाहिए? सिंगल ही होना चाहिए। Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। अब उसका सिलेक्शन करने के लिए जब भी आप देखोगे, तो सपोज करो कि ये आपका प्लाज्मिड है, तो इसकी दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। सपोज हियर इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो उसका जो रिकॉग्निशन साइट है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की और क्लोनिंग साइट है, ये कंपल्सरी है कि एक के बीच में विद इन द वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में होना चाहिए, जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट टाइप ऑफ सेल। In vector PBF32 foreign DNA is ligated BAM-H1। BAM-H1 आप देखोगे तो BAM-H1 कहाँ पे होगा? मैं आपको बता दूँ BAM-H1 का एक मैं नया बोल के बता दूँ। BAM-H1 को आप देखोगे तो सपोज करो कि यहाँ पे ये आपका वेक्टर है, ओके। तो इसके अंदर टू साइड्स है, इसके अंदर टू साइड्स है। एक हो गया आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा हो गया ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब आप देखोगे कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, किसके लिए? कौन से एंजाइम के लिए? बाम एच वन। तो वो किसके बीच में? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में है। यहाँ से ये डाइजेस्ट करेगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वापस यहाँ पे ही लिंक होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन वेक्टर PBR322
foreign DNA is ligated at BAM-H1 site of tetracycline resistance gene. As a result, a recombinant plasmid is formed. If ligation does not occur, it is called non-recombinant plasmid. तो इसको थोड़ा और डिटेल में अपन देखते हैं। तो ये PBr322 का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से दे रखे हैं, हिंट थर्ड दे रखा है, EcoR1 दे रखा है, बाम H1। अब आप बाम H1 को आप देखोगे तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, उसके बीच में उसके बीच में विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे बाम H1 दे रखा है, और यहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट के थ्रू ये डाइजेस्ट होगा एंड देन जो फॉरेन डीएनए आएगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। ऐसे कैसे है, ये यहाँ पे ORI दे रखा है जहाँ से ओरिजिन होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दो दे रखे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसको आप लिखो तो R को ऊपर रखे और ये दोनों क्या जीन है, ये जीन है जो टॉलरेंस देते हैं अगेंस्ट द एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पे ROP दे रखा है, ये प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में जो इन्वॉल्व होते हैं वो दे रखा है। ओके, तो व्हेन अ फॉरेन डीएनए इंसर्टेड विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड, तो कौन सा जीन इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, ये इनएक्टिव हो जाएगा। Here the recombinant plasmid lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA। इसके अंदर जो है विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है फॉरेन DNA जो इंसर्ट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ओके, अब थ्री टाइप ऑफ सेल्स मैंने पहले ही बता दिया। थ्री टाइप ऑफ सेल्स वी कैन सी इन पेट्री प्लेट। जब आप ट्रांसफर करते हैं वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को इनटू होस्ट सेल, तो थ्री टाइप ऑफ वैरायटी वी कैन सी द सेल्स। फर्स्ट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स नो प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड में डीएनए हो या नहीं हो, प्लाज्मिड है ही नहीं, उसमें वेक्टर है ही नहीं। So not resistant to either tetracycline और एम्पिसिलिन। इट मीन्स जब आप इसको कल्चर करना चाहोगे किसके अंदर, ये यहाँ पे एम्पिसिलिन रजिस्ट ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। यहाँ पे जो कॉलोनी फॉर्म होगी वो सारी कॉलोनी कौन सी होगी, वो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट होगी। वो कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्म जो है बीपी कॉलोनी फॉर्म नहीं होगी किसके अंदर, एम्पिसिलिन के अंदर, बिकॉज उसके पास में प्लाज्मिड नहीं है, वेक्टर नहीं है, रेजिस्टेंस जीन जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। सेकेंड आता है ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे वेक्टर तो है इनसाइड द होस्ट, ये आपका होस्ट सेल है, इसके अंदर वेक्टर तो है बट ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। जब भी आप उसको ग्रो करवाओगे तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेंट है। अब रिकॉम्बिनेंट कौन सी होगी, अगर आप यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन प्लस मीडियम इसके अंदर अगर आप ग्रो करवाओगे तो कौन सी सेल्स जो ग्रो होगी वो सारी कौन सी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट जो है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका टेट्रासाइक्लिन जो है इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं होगी। इस तरह से अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। लास्ट जो है ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, दे रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पिसिलिन। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इन दोनों में ऐसी कुछ कॉलोनी जो यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो वो कॉलोनी जो होगी
वो किस टाइप की होगी, ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट टाइप। ओके, now recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant ones by plating transformant on ampicillin। ampicillin के थ्रू जो सिलेक्शन होगा वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल का होगा, एंड जब उस ट्रांसफॉर्मेंट सेल को आप ट्रांसफर करोगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में, तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी दीज विल ग्रो, बट जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो नहीं होगी। thus the antibiotic resistant genes help to select transformant, the inactivated antibiotic resistant genes help to select recombinant। तो इसके थ्रू अपन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ सेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट। तो जैसे अभी एग्जांपल लिया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो एम्पीसिलिन के थ्रू अपन कौन सी सेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, और इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के थ्रू अपन किसका सिलेक्शन कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स का। तो बिल्कुल क्लियर है। इसको और आप अच्छे ढंग से अगर देखना चाहते हो फिर फ्लो चार्ट, तो मैंने इसका एक और वीडियो बनाया जो बहुत ही शॉर्ट है, 10 to 15 मिनट्स का, जिसमें रेप्लिका प्लेटिंग मेथड और ब्लू वाइट सिलेक्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको ज़्यादा इन डिटेल। बट द टाइप ऑफ सिलेक्शन रिकॉम्बिनेंट इज डिफिकल्ट प्रोसीजर। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट का थोड़ा टफ रहता है। उसके अंदर डिसएडवांटेज है बिकॉज इट नीड्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किससे होगा, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से, क्योंकि उसी में आपको ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट मिल सकता है, और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे आपको सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। So alternative selectable marker have developed based on their ability to produce color। कलर के अकॉर्डिंग वन मोर इंसर्शन इनएक्टिवेशन का एग्जांपल दे रखा है, जिसके अंदर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज किया गया है, जिसका नाम है एक्सगाल। इसके अंदर टू सेलेक्टेबल मार्कर है, वन इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन होगा, एंड सेकंड इज लैगजेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को फॉर्म करता है। इसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस जीन ऑफ एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो विद इन लैगजेड जीन यहाँ पे क्या है, क्लोनिंग साइट है। सो द जीन इज इनएक्टिवेट एंड सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। जिसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जहाँ इंसर्ट नहीं है वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो जहाँ अगर कंप्लीट बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा है तो वो कॉलोनी ब्लू कलर बन जाएगी, जिसमें इंसर्ट है तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी, व्हाइट कॉलोनी होगी। तो व्हाइट से अपने को मालूम पड़ेगा कि व्हाइट कॉलोनी indicate recombinant type of cells and blue color non-recombinant type of cells। If the plasmid in bacteria have no any insert, it gives a blue color। okay, so blue color क्या बताएगा, किस तरह का, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और white जो है वो इंडिकेट करेगा रिकॉम्बिनेंट। सो वेक्टर, तो ये था ब्लू वाइट सिलेक्शन। तो बहुत इजी है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, जिसमें अपन दो सेलेक्टेबल मार्कर लिए थे, वन इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड सेकंड इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो ग्रो नहीं होता, और ब्लू वाइट सिलेक्शन में अपन लेते हैं वन इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो कॉमन है दोनों में, और सेकंड लेंगे जो लैगजेड जीन। इसके अंदर कलर के थ्रू अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इट इंडिकेट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर व्हाइट कॉलोनी आ रहा है दैट इंडिकेट recombinant type of cells। अब vectors for cloning genes in plants and animals। तो genetic tool of some pathogen can be transformed into useful vector for delivering gene and plant। कैसे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो वेरी कॉमन जो प्लांट में सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियम। एक बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम के थ्रू टीडीएनए डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है इनटू प्लांट सेल। okay, and then formation of tumor
due to the presence of TI plasmid. So a pathogen of many dicot plant can deliver a piece of DNA, जिसको tDNA बोलेंगे, to transform normal plant cell into tumor. तो tumor का formation हो जाएगा. These tumor cells produce the chemical required by the pathogen. The tumor inducing TI plasmid Agrobacterial tumefaciens is modified into cloning vector, which is not pathogenic but can mechanism to deliver gene of interest into plant. तो एक very simple जिसके अंदर directly natural condition में अपन Agrobacterium tumefaciens की जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट और द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं इन प्लांट सेल जो टीआई प्लाज्मिड है. इसके अंदर का जो वेक्टर होता है दैट इज टीआई प्लाज्मिड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे पूछ ले कि विच वन इज प्लांट वेक्टर देन टीआई प्लाज्मिड सबसे ज्यादा पॉपुलर ओनली टीआई प्लाज्मिड. उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो साइट होती है क्लोनिंग साइट दैट वी कैन से टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए. ओके. अदर अगर बात करें एनिमल सेल में तो मेनली कौन सा वेक्टर यूज होता है रेट्रोवायरस इन एनिमल कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल सो दे यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल. तो टीआई प्लाज्मिड जो वेक्टर है फॉर प्लांट सेल एंड रेट्रोवायरस जो है फॉर एनिमल.